हमें अगर इस दुनिया में कोई मुकाम बनाना है तो फिर हमें जदीद तालीम, और इसीलिए सब सैयदी ने उसकी जो बनाई वो आज हमें तो यहाँ पे भी नहीं ना मिला और वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। खुश नसीब तो यही है। अब हम तो किसी खाते में ही नहीं। इनपुट क्या है जी टेक्नोलॉजी में, साइंस में, मेडिसिन में, इलाज में, डरने से नहीं है कि किसी का डर खौफ नहीं है कि कोई मुझे ये बोलेगा, क्योंकि वो सच जो बात कह रही है वो हकीकत बयान कर रही है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप को ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी को। मैं उदार नाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। ओल्ड बॉय फरहत आपके जो है मुखातिब है, और बड़ा यानी आपसे बातों करने का दिल मिलता है और चाहता भी है, क्योंकि जो आपके व्यूज़ वगैरह, वैसे कमेंट्स वगैरह मैं इतना ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया जब से मैं वीडियो में बैठने लगा हूँ, तो पता चला। तो आप लोग अपने कमेंट्स भी दिया करें, और जो चीज़ें हैं जो बात हमारे से गलती हो हाँ या हाँ वो अच्छी लगे वो हमें बताएं, और फिर वही मेरी आपके लिए नेक ख्वाहिशात कि आपका आज का दिन और आने वाला दिन सब खुशी के साथ भरपूर हो, क्योंकि खुशी जो आपको हासिल है वो एक कुदरती आपके लिए और हम सब के लिए एक नेमत। और हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख, आपकी अपनी पुरानी होस्ट, और आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बिल्कुल फिर गपशप भी करते हैं। तो वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में नाजिया खान है, मुस्लिम लड़की। अच्छा नाजिया इलाही नाम है, जी और ये मोदी जी की बड़ी सपोर्टर हैं, अच्छा और मुसलमानों की कट्टर दुश्मन है। अच्छा मतलब इनकी क्या नेचर है, इतना सख्त बोलती हैं, इतने खरे अल्फाज बोलती हैं कि मतलब यूँ समझ ले कि जो मुसलमानों की हालात है ना, जो उनकी हरकतें हैं, उनके कपड़े उतार के रख देती हैं सही मायने में। बहुत सख्त है, एडवोकेट है वहाँ का। अच्छा तो इनका इंटरव्यू हो रहा होगा, लोग देख रहे होंगे, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या कहती है। लेकिन अच्छा, कई पाकिस्तानी यूट्यूबर भी इनको लाइव लेके गपशप करते हैं। अच्छा रिएक्शन चैनल वाले कई ऐसे हैं जो इनको लाइव लेते हैं इंडिया से, फिर इनसे सवाल जवाब करते हैं, तो ये बताती है फिर। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या हो रहा है नाजिया इलाही। मैं मुसलमान हूँ, 4 बीवी बेड पर रख लो, लेकिन अडॉप्टेशन मत करो भैया, बच्चा गोद मत ले। कैसा है ये इस्लाम, हर वक्त ठरकबाजी सिखाते रहता है। एक भी मुसलमान IPS नहीं है, ये तो 72 वर्जिन हूँ, नशे से निकल ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई कब करेंगे। मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में बहुत अजीब व गरीब इस्लाम है। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा होता है, तो अपमान राम की एक ही सजा से जुदा भी हो सकता है। 72 वर्जिन हुरों के दीवाने हमें हिजाब पहनाने निकले थे। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा तो मोदी आएगा। क्या मुसलमान मोदी सरकार में सुरक्षित है? मस्जिदों में फूटते देखा है, मजारों में फूटते देखा है, पाकिस्तान में फूटता है। भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सेफ है। पहला प्रधानमंत्री है जिसने मुसलमान बेटियों की इज्जत वापस करवाई है। 3 तलाक बैन किया, और जिस जिस हाथ में पत्थर है सारे हाथ में हथकड़ी हो। संविधान की दुहाई पहले चलती थी कांग्रेस के जमाने, सही बात है, ठीक है, ये तो शरिया मानते हैं। और अगर UCC आ गया तो मैं नाजिया इलाही खान सबसे पहले बच्चा गोद लूंगी। हैदराबाद की कुछ मुस्लिम औरतें थी, तो हमारे मित्रों ने प्रश्न किया इसी चीज के ऊपर, 3 तलाक के ऊपर निरस्त करने की बात की जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो पाक किताब है उसमें शौहर को अल्लाह ताला ने ये सारे के सारे जो हैं परमिशंस दे रखे हैं। तो जब अल्लाह ताला ने उनको परमिशन दे रखा है, तो मोदी कौन होता है बदलने वाला? नहीं, मोदी तो इस देश का प्रधानमंत्री है और संविधानिक हक है उनके पास बदलने का। राहुल बाबा और सोनिया जी फिरंगी की खटपट औरत, ये लोग दोनों इटली जाएंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और सिर्फ भाई के साथ चुम्मा चाटी कर सकती हूँ। दीदी आपको जय श्री राम। आप जैसी बहनें अगर हैं तो 100 करोड़ हिंदुस्तानी भाई आपके साथ है, और हम आपको अपनी बहन मानते हैं। जय श्री राम। जब तक मेरी सांसों में सांसें हैं, मैं नाजिया बहन से राखी बंधवाता रहूंगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और लोगों तक बेनिफिशियरी स्कीम्स पहुंचा रहे हैं, वहीं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता कैम्ब्रिज गए थे, वहां से वापस आ गए और उनकी स्पीच नहीं आई है। एक तरफ देश में संदेश खाली का मसला है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का सन्नाटा है। इन सब करने के लिए हमारे साथ आज की हमारी मुख्य वक्ता नाजिया इलाही खान है। मैम, सबसे पहला सवाल जो आज का प्रमुख मुद्दा है और जो इस चुनाव में भी बनाया जाएगा, क्या मुसलमान मोदी सरकार में सुरक्षित है? क्योंकि
इसी पीरियड में हमने देखा है कि 3 तलाक के ऊपर जो है एक्शन लिया गया, इसी पीरियड में यूसीसी की बात चालू की गई है, और इन सभी मुद्दों को मुसलमानों से जोड़कर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुसलमान खतरे में हैं। आपने भारत में मस्जिदों में बम देखा है, मजारों में देखा है, इमाम बाड़ों में फूटते देखा है, शाही ईदगाह में फूटते देखा है, पाकिस्तान में फूटता है, पाकिस्तान में फूटता है। अगर 72 फिरका मुसलमानों का सेफ और सिक्योर है तो वो भारत में है, और उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? आप लोग सनातनी। 82.7% सनातनी अगर भारत में ना होते तो 72 फिरका एक दूसरे को खत्म कर देता, जैसे पाकिस्तान में कर रहा है। देखिए, भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सेफ है। 7 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं। आर्मी के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है तो लैंड माफिया वक्फ बोर्ड के पास है। ठीक है, 200 करोड़ से ज्यादा एनुअल उनका इनकम हो रहा है भाई। अब आप मुझे बताएं कि मुसलमान में ऐसा कौन व्यक्ति है, आगे 1947 से बताएं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो बड़े पद पर बैठने के बाद मुसलमानों को सिविलाइज्ड करने का, मुसलमानों को एडुकेट करने का सोचा। हमने 5 एडुकेशन मिनिस्टर देखा था 1947 से 1977 तक। अगर 25 साल 5 एडुकेशन मिनिस्टर मतलब 25 साल में मुसलमान को पढ़ने के लिए अगर उन्होंने कुछ किया होता, वाकई में वो बाबर को अजीम बना दो, औरंगजेब को महान बना दो, शाहजहां को आशिक बता दो, और ये सारी चीजें छोड़ करके अगर वाकई में एडुकेशन पर फोकस करवाया होता तो आज हमारे भारत के अंदर मुसलमान लड़के 72 वर्ष दीवाने बन के नहीं घूर रहे होते, IAS IPS होते। अभी हालिया में मैंने देखा असदुद्दीन अवैसी कहते महाराष्ट्र मंच पे खड़े हो करके किसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह पढ़ रहा है कि अरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान IPS नहीं है। अरे होगा कहाँ से? बचपन से जालीदार टोपी उटंगा पैजामा पहना करके एक ही बात सुना रहे हो, तो ये पढ़ेंगे कब? ये तो 72 वर्ष के नशे से निकल ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई कब करेंगे? अवैसी देखिए एक ऐसा व्यक्ति है सड़क छाप टाइप का, जो 48 डिग्री के गर्मी में भी शेरवानी पहन करके भारत के लोगों को कन्विंस करवाता फिरता है, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो। ये है अवैसी। इसके अलावा अवैसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन और भी तो बड़े बड़े नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में बाहर आएंगे, मसलन आजम खान साहब, मसलन बदरुद्दीन अजमल साहब। आपके बंगाल जहां से आप आते हैं वहां से बड़े बड़े पेशावरी मिनिस्टर्स, वो लोग कहेंगे कि अब देश के मुसलमानों को एक साथ एकजुट होना होगा, वरना इस देश में जो मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसे नरेंद्र मोदी 370 सीट जीतते ही खत्म कर देगा। मोदी 370 सीटें जीतना ही इसलिए चाहता है। आप 370 की बात कर रहे हैं, मैं 411 की बात कर रही बहुत बढ़िया। दूसरी बात कि संविधान की दुहाई पहले चलती थी कांग्रेस के जमाने सही बात है। ठीक है, ये तो शरिया मानते हैं, तभी तो शरिया अभी हालिया में गजवाए हिंद का फतवा जारी किया था ना, तो ये तो संविधान मानते नहीं है, ये तो शरिया मानते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए यूसीसी आर्टिकल 44 जब संविधान बना तब से है, ठीक है, और ये जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी नाक रगड़ लें और सबको कहें कि सब जुड़ जाओ, 72 फिरका सब मेरे पास आ जाओ और हम लोग मोदी जी को समझा देंगे, बुझा देंगे, भारत में मुसलमान बेटियां जिनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो भी मोदी जी को सपोर्ट करेंगी और उन्हीं को वोट देंगे। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा तो मोदी आएगा। 46 का जिक्र होता है तो साथ में 25 और 26 का भी जिक्र कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे को संविधान ने जो ताकतें दी हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कानून की जानकार हैं, आप इस बात पे अपनी क्या राय रखते हैं? नहीं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। बड़े जबरदस्त सवाल आप करते हैं।
आर्टिकल 14, 19, 18, 21, 29, 22 ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? इनके लिए नहीं है क्या? इनके लिए भी तो है ना। तो जब गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरदा होता है तो अपमान राम की एक ही सजा से जुदा भी हो सकता है। यही सकता है। देखिए मेरी नजर में, मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में जितना अफजल मुकाम अल्लाह तबारक ताला का है एग्जैक्टली उतना ही अफजल मुकाम भगवान राम का है। मैं जिस हिसाब से, मैं जितनी इज्जत से और एहतराम से जानमाज बिछा करके सजदा करके अपने अल्लाह तबारक ताला को याद करती हूँ, उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं भगवान राम की मंदिर में अपना माथा भी टेकती हूँ। और यही सोच अब मुसलमान बेटियों की हो रही है। यूसीसी के द्वारा हमें अपनी इज्जत वापस मिलेगी। बहुत अजीब और गरीब इस्लाम है। 4 बीवी बेड पर रख लो लेकिन अडॉप्टेशन मत करो भैया, बच्चा गोद मत लो। कैसा है ये इस्लाम? हर वक्त ठरकबाजी सिखाते रहता है, हर वक्त। भाई नहीं है अभी, अब संविधान से ये देश चलेगा। भारत को अगर चलना है तो संविधान से चलेगा और जिस हाथ में पत्थर है सारे हाथ में हथकड़ी होगा। जी जनाब, ये थी नाजिया इलाही, बड़ी निडर, बड़ी सख्त, बड़ी तगड़ी बातें करने वाली। और बाकायदा इनको जितने भी हिंदू भाई हैं हमारे, वो बड़ा इनको सपोर्ट करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। और जैसे वो आखिरी में बता रही थी ना कि मैं जितनी इज्जत अपने खुदा की करती हूँ उतनी रिस्पेक्ट भगवान की भी करती हूँ। इस वजह से लोग इन्हें पसंद करते हैं। इसे क्या कहते हैं हम वैसे? सोशलिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या इस सोच को क्या कहा जाता है? यानी कि खुली सोच कहते हैं इसको। इसको इंग्लिश में क्या लफ्ज़ कहते हैं? ब्रॉड माइंड कहेंगे? ब्रॉड माइंड, बिल्कुल। ब्रॉड माइंड का मतलब, वैसे तारीख में आपको बताऊं, वैसे ये मैं अक्सर जगह पर जिक्र भी करता रहा। और मैं पहले तो ये जो थी, क्या नाम, नाजिया, मैं मेरे ख्यालात जो है तकरीबन मैं उनको इंडोर्स करूंगा कि वो सही कह रही थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये बात है कि बीइंग ए मुस्लिम, मैं भी ज़ाहिर है कि मुसलमान हूँ और मेरे अकायद भी तमाम थे, लेकिन मुसलमानों की इस वक्त मौजूदा जो पस्ती के जो हैं हालात, जैसे अगर आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखें, पैसा मुसलमानों के पास जैसे मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में गॉड ने बहुत नवाजा है, लेकिन इन्होंने उसकी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ अर्न करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करे। तो अब ये कि इसकी मिसाल इंडिया के मुसलमानों का है, तो इसको हम आप ले लें, स्टार्ट से ले लें। सर सैयद अहमद ख़ान ने जिस टाइम पे यूनिवर्सिटी बनाई तो उन्होंने उन्हें काफिरों का गालियाँ काफिर कह दिया था जब उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आने वाला वक्त ये इंग्लिश का है और हमें अगर इस दुनिया में कोई मुकाम बनाना है तो फिर हमें जदीद तालीम, और इसीलिए सर सैयद यूनिवर्सिटी जो बनाई, जो आज तक दुनिया में। तो ये बात सही है, ये बात अच्छा। वहाँ भी मैं भी समझ रहा हूँ, जैसे मेरे जहाँ तक नॉलेज है, वहाँ अभी भी मुसलमान जो है एजुकेशन के मामले में ज़्यादा नहीं है इतने आगे। वो बिज़नेस की तरफ जो है वो ज़्यादा जाते हैं। तो वो जैसे तुम कह रहे हो ना कि वो IPS वगैरह जो है, उसकी वजूहत यही है कि उनके सरकमस्टांसेस इतने ज़्यादा वो नहीं है। मेरा मकसद फाइनेंशियली इतने नहीं है। मेरी ओपिनियन है ये, क्योंकि मैं तो खैर नहीं बता सकता, लेकिन बहरहाल मुसलमान वहाँ अच्छी कंडीशन में हैं और अच्छा उनका सारा सिस्टम है। और उन्हें अक़लियत होने के बावजूद भी उन्हें जो है जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और सारी दुनिया इस बात को देख भी रही है। अब हमारे लोग कहते हैं कि 34 करोड़ मुसलमान वहाँ हैं, पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा। तो मैं अक्सर दिल से कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर वहाँ गड़बड़ होती तो वहाँ पे इतनी सुकून से नहीं रहती। जी बिल्कुल। मतलब 34 करोड़ अगर हिल जाएं, एहतजाज शुरू कर दें, कोई गड़बड़ शुरू कर दें कि हमें नमाज़ पढ़ने नहीं दी जा रही, हमारे साथ ये हो रहा है, तो 34 करोड़ बहुत बड़ी आबादी होती है। इंडिया में अगर अमन है और सुकून है तो इसका मतलब है उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आया जा रहा है। तो आपने क्या देखा नाजिया इलाही को, ऐसी निडर लड़की? मुझे उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी कि टॉकी पावर उनकी बहुत अच्छी है। वो उन्होंने जो बोलना है खुले आम बोलना है, धड़ल्ले से बोलना है, यानी कि किसी का डर खौफ नहीं है कि कोई मुझे ये बोल देगा, क्योंकि वो सच जो बात कह रही है वो हकीकत बयान कर रही है। तो इसलिए वो उन्होंने बिला खौफ अपनी जो बात थी उन्होंने की, और वो करने का जो उनका स्टाइल था वो बहुत अच्छा था। अच्छा, अक्सर लड़कियों की बातें होती हैं, जैसे लड़कियां इंडिया में हैं या इंडियन हमसे पूछते हैं, कमेंट के ज़रिए से पूछते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि
हमें तो चलो 72 हूरें मिलेंगी, लड़कियों को जन्नत में क्या मिलेगा? ये जवाब दे रही है। वैसे ये बात मैं बताऊं, यानी ये कई जगह पर ये जो है ना, ये अक्सर जो है ना अच्छी, यानी जो नॉलेज वाली औरतें हैं, लेडीज़ हैं या लड़की हैं, वो ये सवाल करती हैं और ये बात जस्टिफाइड है कि भाई आप भाई हमें तो यहाँ पे भी नहीं ना मिला और वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। खुश नसीब तो यही है। अब फटेंगे। हम तो किसी खाते में ही नहीं। और दूसरे बहरहाल देखें, बात ये कि इस दुनिया में मज़हब, देखें मज़हब, ये मैं पहले भी एक आध दफ़ा कर चुका हूँ और ये मेरा ओपिनियन है। देखें मज़हब आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, सबसे बड़ा मज़हब ये किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का हक ना मारे और किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं तो वो करें। और ये मेरा ख्याल है हर मज़हब में, ये ऐसा नहीं है। वहाँ की जो तालीमात है इंडिया में, वो भी इसी तरह से, हमारे भी बड़े लोगों का अदब करना, ये सारी चीज़ें, बस ये कि हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, हमारी दिमाग को जो है ना जो है वो डिवाइड कर दिया गया कि एक दूसरे से। अब जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ ने अब ये पूरा एक जब बनाया तो उनके हमेशा लड़ने वाले, आपस में लड़ने वाले, वो क्यों एक हो गए? और यहाँ पर भी कई दफ़ा ये मुहिम चली, लेकिन इस मुहिम को किस लिए नहीं चलने दिया ये। लेकिन ये बात है कि मज़हब को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए, मज़हब अपनी जगह पर है, आपका मज़हब वो भी बिल्कुल सराखों पे, और हमारा मज़हब भी अपनी जगह, तो इसलिए मज़हब को एक चीज़ में नहीं करना चाहिए। और जो वहाँ पर इतने बड़ी तादाद मुसलमानों की और वो रह रही है और वो अच्छे तरीके से ना, तो मैं समझता हूँ कि वो उनके सवाल उठता है कि मुसलमानों का इस दुनिया में इनपुट क्या है जी, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, मेडिसन में, इलाज में, तरक्की में, एजुकेशन में। इस वक्त जो मुसलमानों की जो हालत है, इस वक्त दुनिया में कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं? अक्सर ये मुसलमानों पे सवाल उठता है। बहुत बड़ी दुनिया की आबादी मुस्लिम है, तो आज वो कर क्या रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए दुनिया के लिए कर क्या रहे हैं? तो सवाल उठता है कि सिफर आता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ तो कर रहे हैं। हाँ, मसद हम देखें उसमें बस ये कि वही वाली बात है ना कि हमारी बहुत सी तालीमात ऐसी हैं कि जिसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। मकसद ये कि, और ये बहुत सी चीज़ें मेरा ख्याल है जो इस वक्त दुनिया में कई कौमों ने तरक्की की, तो उनके जो ख़यालात और वो पुराने थे, उन्होंने अमेंडमेंट करके उसको, जैसे मिसाल के तौर से अब ये दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी वाली सिचुएशन है। जैसे शहंशाहियत थी कि यूके में, उन्होंने शहंशाहियत बरकरार रखी लेकिन डेमोक्रेसी को आगे करके अपने आप को एक अलामती निशान के तौर से है और वो चल रहा है मामला। और हमारे यहाँ जो है ना, वो ऐसा सिस्टम नहीं है, हम लोग होते हुए भी हाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तालीमात को जो एक हमारे यहाँ जो मुल्लाइज़्म है ना, जो जिसे कहते हैं कि वो लोगों ने अपना एक सिस्टम को बनाया हुआ, और उस सिस्टम की वजह से हमारी सोचों को पकड़ के रखा हुआ, उसको आगे नहीं बढ़ने। अच्छा, ये सही कब होता पता है? जब 2-3 नस्लें आ चुकी हैं ना, तो फिर वो आने वाली नस्ल भी उसी तरह हो जाती है। अगर एक ही नस्ल, पहली नस्ल में रुकता ना ये मामला, हाँ, तो वो तो बचत हो जाती है। लेकिन नस्ल दर नस्ल, फिर तीसरी चौथी नस्ल अगर उसी सोच की पैदा होती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सेट करना। हमने तो दादा परदादा से ये सुना है, हमने तो ये सुना है। तो खैर, बातें तो बहुत है, किसी और वीडियो में दोबारा जिक्र होगा और मज़ीद जिक्र बातों का। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।